हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलियम साइंस क्लास नंबर 293। और आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंफ्यूजिंग टर्म्स। मतलब बायोलॉजी के अंदर ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जो आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो उन दो टर्म्स या तीन टर्म्स जितने भी हैं उनमें डिफरेंस क्या है और उनको याद कैसे करना है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम मल्टीपल वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत से अलग अलग टर्म्स की बात करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं बायोलॉजी में जो आपको बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके उन टर्म्स को ज़रूर बताइए। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एक्चुअली इनमें डिफरेंसेस क्या है और प्लस इनको याद कैसे रखना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लेक्चर आज हम लोग इस पर बात करेंगे जिसमें सबसे पहले टर्म्स जो कंफ्यूज करता है हमें वो है रेनिन और रेनिन। बिल्कुल सिमिलर टर्म्स, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो एक एन का। जैसे रेनिन में दो एन आते हैं तो रेनिन में केवल एक सिंगल एन है। ठीक है, यहाँ पर दो एन एक साथ में है और यहाँ पर केवल एक सिंगल एन है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। केवल एक सिंगल एन जो है टर्म में डिफरेंस है, बाकी कंप्लीट ये दोनों आपस में कहीं रिलेशन नहीं रखते। रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन का डायलाइसिस करता है, यानी कि डाइजेशन करता है, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जबकि रेनिन एक हार्मोन है जो कि किडनी के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से प्रोड्यूस किया जाता है। आपने किडनी में ज़रूर एक पढ़ा होगा एपरेटस के बारे में जिसका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इस JGA यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का एक कंपोनेंट है JG सेल्स या जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि रेनिन नाम के एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ रेनिन यानी उस एंजाइम की बात कर रहा हूँ, वो एंजाइम आपको मिलता है यंग मैमल्स के अंदर। यंग मैमल्स जो बेसिकली डिपेंडेंट है मदर्स मिल्क पे, उनके स्टमक में आपको रेनिन देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये करेगा क्या कि जो मिल्क होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसिन। कैसिन इज द नेम ऑफ द मिल्क प्रोटीन। तो रेनिन नाम के एंजाइम की हेल्प से इस कैसिन प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर। और कैल्शियम पैराकेसिनेट एक इनसोल्यूबल, ठीक है, मोइटी है। अब इनसोल्यूबल होने की वजह से आप ऐसा समझ लो कि वो वहां पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि मिल्क जो होता है, मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो मिल्क कैसा, एक लिक्विड स्ट्रक्चर है कंप्लीट, जबकि कर्ड कैसा है, सेमी लिक्विड। तो बेसिकली ये इस प्रोसेस को कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और ये सेम चीज यंग मैमल्स के स्टमक में होती है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन कैसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करता है। जबकि रेनिन नाम का हार्मोन जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, वो बेसिकली एक प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। उसको कन्वर्ट करता है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। बाद में ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एक एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड जाकर रिलीज करवाता है एक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यानी आप ये बोल सकते हो इन शॉर्ट कि रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एंड दिस एंटायर मैकेनिज्म, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं रास सिस्टम। रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास। तो रास का ही एक कंपोनेंट है एंजियोटेंसिनोजन। तो ये डिफरेंस है रेनिन और रेनिन में। अब सवाल ये आता है कि सर इसको याद कैसे करें? तो देखो, इसको याद करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। हम सबको पता है कि हम किडनी के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं रेनल। किडनी की आर्टरी, वेन, इन सब के लिए वर्ड क्या यूज होता है? रेनल। रेनल सिस्टम बोलते हैं उसको पूरा। तो रेनल में कितना एन आ रहा है? सिंगल एन आ रहा है एक साथ में। तो बस इसी रेनल को यहाँ पे प्रोड्यूस कर लो आप। REN रिप्रेजेंट्स रेनल। तो आप याद कर सकते हो कि रेनिन जिसमें एक सिंगल एन है वो रेनाल वर्ड से बना है। तो रेनिन इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, और डबल एन वाला रेनिन एंजाइम है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो दैट्स हाउ आई हैव रिमेंबर्ड दिस। देखो, इस लेक्चर सीरीज से हमने एक और बदलाव किया हमारे वीडियोस में कि हम लोग हमारे वीडियोस में एट द एंड कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगा मैं आपके सामने। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, वो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर हमें बताने होंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उन अच्छे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। सेकंड चलते हैं हम लोग टीनिया सोलियम और टीनिकोलाई। ठीक है, टीनिया सोलियम और टीनिकोलाई, ज़रूर जो पीछे का नाम है वो बिल्कुल अलग है, बट स्टार्टिंग का जो नाम है बहुत कंफ्यूज करता है, टीनिया और टीनी।
और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दे बोथ आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। टीनिया सोलियम एक फ्लैटवर्म का नाम है और इसका जो कॉमन नेम है वो है पोर्क टेपवर्म। ठीक है, पोर्क किसको कहते हैं हम लोग? पोर्क बेसिकली जो मीट होता है, स्वाइन मीट, ठीक है, स्वाइन मीट को पोर्क कहा जाता है। तो स्वाइन्स के अंदर, पिग के अंदर जो एक टेपवर्म, एक फ्लैटवर्म है, ये पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है पोर्क टेपवर्म। जबकि टीनी कोलाई जो है वो हमारे कोलोन के ऊपर मसल्स के एक बैंड को कहा जाता है। देखो ये कोलोन है, इस कोलोन में आपको यहाँ पर एक मसल का बैंड दिख रहा होगा ऊपर, दिस मस्कुलर बैंड इज कॉल्ड एज टीनी कोलाई। ठीक है, कंप्लीट एक मस्कुलर बैंड है। जब भी हम लोग इंटेस्टाइन का पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपने कुछ इस तरह से बैंड्स बनाए होंगे, यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको क्लियर बैंड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मस्कुलर बैंड्स आर कॉल्ड एज टीनी कोलाई। तो आप कह सकते हो कि टीनी कोलाई और टीनिया सोलियम आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते। टीनिया सोलियम प्लेटिहेल्मिंथिस फाइलम, एक फाइलम है एनिमल किंगडम में प्लेटिहेल्मिंथिस, जिसमें सारे फ्लैटवर्म्स आते हैं, उसी का एक मेंबर है ये टीनिया सोलियम। जबकि टीनी कोलाई स्मूथ मसल का बैंड है कोलोन के अंदर। टीनिया सोलियम जैसा कि इसका नाम बता रहा है पोर्क टेपवर्म, इसके दो होस्ट रहते हैं, एक तो पिग और दूसरा मैन, ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। टीनिया सोलियम से होने वाली दो डिजीजेज है टीनियासिस और सिस्टिसर्कोसिस, तो ये दो चीज़ें आपको याद करनी है। जबकि टीनी कोलाई क्या करता है कि जब टीनी कोलाई का ये जो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हॉस्ट्रा प्रोड्यूस होता है। ना व्हाट इज अ हॉस्ट्रा? हॉस्ट्रा इज द बल्जिंग ऑफ कोलोन। जब भी आप कोलोन का पिक्चर बनाते हो तो कोलोन के पिक्चर को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा, कुछ ऐसा। तो ये जो आप पाउचेस बना रहे हो ना यहाँ पर, ये इस तरह के पाउचेस, दीज आर कॉल्ड एज हॉस्ट्रा। और ये हॉस्ट्रा प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस इन टीनी कोलाई। तो ये डिफरेंस है टीनिया सोलियम और टीनी कोलाई के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्यूलिन और इंसुलिन। नाउ दीज टू टर्म्स अगेन दे आर अनरिलेटेड, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, बट बहुत कंफ्यूज करते हैं हमें। इन्यूलिन की अगर हम बात करें तो ये एक पॉलीसैकेराइड है जो कि फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इसलिए ये पॉलीसैकेराइड हो गया। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है आपके सामने, दिस इज द फ्रक्टोज। इन फ्रक्टोज का जब पॉलीमराइजेशन होगा तब बनेगा इन्यूलिन। और इन्यूलिन जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं इसको जीएफआर के वक्त, यानी इन्यूलिन यूज़ करते हैं हम टू एस्टिमेट द जीएफआर। किसी पर्सन में कितना जीएफआर है उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्यूलिन यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज जीएफआर? जीएफआर इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब देखो ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, इन पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या रेट, यानी आपके नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस है वो किस रेट पे फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका फिल्ट्रेशन रेट कितना है, उसको आप जीएफआर कहते हो। और इसको एस्टिमेट कैलकुलेट किया जाता है इन्यूलिन की हेल्प से। जबकि इंसुलिन एक हार्मोन है, एक एंटी डायबिटिक हार्मोन है, जो कि पैंक्रियाज में प्रेजेंट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स से प्रोड्यूस किया जाता है। वी ऑल नो कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बहुत 3 तरह के अलग अलग सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। इनमें से जो बीटा सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन हार्मोन, जो कि बेसिकली ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ठीक है, अब ये ब्लड शुगर लेवल को कम कैसे करता है कि ये शुगर को ब्लड से सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी डायबिटिक हार्मोन, बिकॉज ये डायबिटीज को नहीं होने देता। हम सबको पता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से ही डायबिटीज मेलाइटस होगा। दैट्स व्हाई इट इज एन एंटी डायबिटिक हार्मोन, बिकॉज ये ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सर हाउ टू रिमेंबर कि इन्यूलिन कौन सा है और इंसुलिन कौन सा है। तो इसका भी एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो इंसुलिन में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं SU। इस SU को आप याद कर लो शुगर से, मतलब आप ये देख लो कि SU मतलब शुगर, तो याद हो जाएगा कि इंसुलिन शुगर को, ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला हार्मोन है, जबकि इन्यूलिन जीएफआर एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाने वाला एक फ्रक्टोज का पॉलीमर। 4th कंफ्यूजिंग टर्म्स जो है वो है एपिस्टेसिस और एपिस्टेक्सिस। नाउ अगेन काफ़ी मिलते जुलते टर्म है, एपिस्टेसिस और एपिस्टेक्सिस, लेकिन अगेन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेट ही नहीं करते ये दोनों टर्म्स। एपिस्टेसिस हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर, ये एक तरह का इंटरजीनिक इंटरेक्शन है। इंटरजीनिक इंटरेक्शन किसको कहते हैं हम? 2 जीन्स, 2 बिल्कुल सेपरेट जीन्स, ठीक है, जब आपस में इंटरेक्ट करके एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं तो उसको आप कहते हो इंटरजीनिक इंटरेक्शन।
इसका ऑपोजिट होता है इंट्राजीनिक इंटरेक्शन। नाउ इंट्राजीनिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल जीन के जो दो अलील्स होते हैं डिफरेंट, वो दो अलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जबकि इंटरजीनिक में दो सेपरेट जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इंटरजीनिक इंटरेक्शन और इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, तो जो आपको ऊपर आई बटन में लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको और स्टडी कर सकते हो डिटेल में। इंटरजीनिक इंटरेक्शंस को नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे यूज होता है एपिस्टेसिस, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन के जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर देता है, यानी उसको हाइड कर देता है। तो जो जीन दूसरे वाले के एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है तो वो अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं कर पाता। दिस इज एपिस्टेसिस। बहुत सारे एग्जांपल्स एपिस्टेसिस, इसके भी दो टाइप होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। इन पे हम लोग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, कोट कलर ऑफ माउस, यानी माउस के जो 3 अलग अलग कोट कलर होते हैं, यानी कि आपका एल्बिनो, अगाउटी और ब्लैक, ये 3 कोट कलर होने के पीछे जो रीजन है वो है एपिस्टेसिस। इस पे कंप्लीट, इस कोट कलर ऑफ माउस पे एपिस्टेसिस किस तरह से एक्ट करके डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप बिल्कुल उनको देख सकते हो। दूसरा टर्म है एपिस्टेक्सिस। कोई रिलेशन नहीं है आपस में। एपिस्टेक्सिस बेसिकली एक मेडिकल टर्म है जो यूज़ किया जाता है नोज ब्लीड के लिए। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि हमारी नोज में से ब्लीडिंग होने लगती है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपिस्टेक्सिस। रीजंस में मैं नहीं जाऊँगा इतना डिटेल में कि एपिस्टेक्सिस क्यों होता है वगैरह, ठीक है। बस आपको यहाँ डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये यूज वर्ड किया है। 5th टर्म चलते हैं होम्योस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस। नाउ अगेन काफ़ी मिलते जुलते टर्म है, होम्योस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस। पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस कैसे करना है। देखो, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी किस तरह से एक फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। मैं इसको ना एक एनालॉजी से समझाता हूँ आपको। देखो, मैं अपने घर की बात करता हूँ, ठीक है। जब समर सीजन आता है तो समर सीजन में हम क्या करते हैं, हम फैन चालू करते हैं ताकि घर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। यही विंटर सीजन आता है तो हम हीटर लगा देते हैं ताकि घर का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। यानी हम बेसिकली चाहते हैं कि एक नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जाए जो हमारे लिए हॉस्पिटेबल हो, इसलिए हम मल्टीपल जो है मेथड्स यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी भी इस तरह का एक मैकेनिज्म रखती है, उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, जिससे वो बॉडी का कंप्लीट इंटरनल एनवायरनमेंट, केवल टेम्परेचर ही नहीं, वो बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलरिटी, बॉडी फ्लूइड्स का पीएच, सब कुछ मेंटेन करके चलती है। उस पूरे मैकेनिज्म्स को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हमारी बॉडी समर सीजन में स्वेट प्रोड्यूस करती है। इस स्वेटिंग की वजह से जो है सरफेस टेम्परेचर रिड्यूस होता है। उसी वक्त यानी जब विंटर सीजन होता है तो हमारी बॉडी शिवरिंग प्रोड्यूस करती है, उस शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होती है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। यानी जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमें बॉडी टेम्परेचर कम करना है, जब बाहर का टेम्परेचर कम हो तो शिवरिंग से बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इस तरह से बॉडी अपना एक इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके चल रही है। ये भी अगेन होम्योस्टेसिस का ही पार्ट है। नाउ होम्योस्टेसिस इज मेंटेनिंग अ स्टडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। अब इस होम्योस्टेसिस में थर्मोरेगुलेशन भी आएगा। थर्मोरेगुलेशन मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। हम सबको पता है हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चाहे विंटर सीजन हो या समर सीजन हो। फिर इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन भी आता है, जिसमें बॉडी हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स का ऑस्मोलरिटी मेंटेन करके चलती है। फिर चाहे वो कैल्शियम का होम्योस्टेसिस हो, सोडियम होम्योस्टेसिस हो या क्लोराइड होम्योस्टेसिस हो। और उसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स का पीएच का रेगुलेशन, एक कांस्टेंट पीएच हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मतलब कुल मिला के बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मोलरिटी, पीएच, यानी कंप्लीट एक इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख के चलने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और अब जो टर्म है हीमोस्टेसिस, इसका होम्योस्टेसिस से कोई लेना देना नहीं है। हीमोस्टेसिस का जस्ट इतना सा मतलब है कि कोई ट्रॉमा या इंजरी होने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है हमारी बॉडी से, उस ब्लीडिंग को रोकने को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। ये बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है जो बॉडी में कहीं पे भी हो रही ब्लीडिंग को रोकती है और उस होने वाले डैमेज को रिपेयर करती है। तो ये एंटायर मैकेनिज्म कहलाता है हीमोस्टेसिस। इसको याद कैसे करना है? देखो, हीमो वर्ड जो होता है ना, हीमो, यहाँ पर हीमो, कुछ बुक्स में इसको हीमो भी लिखा जाता है
तो कुछ जगह पे हीमो भी लिखा जाता है। तो हीमो वर्ड रिप्रेजेंट करता है ब्लड को। ये वर्ड क्या है? होम्यो। ये वर्ड क्या है? हीमो। हीमो देखना आप हर जगह पे वर्ड कहाँ पे यूज होगा? ब्लड के लिए यूज होता है हीमो। तो हीमोस्टेसिस इज रिलेटेड टू ब्लड। तो थोड़ा सा आपको हीमोस्टेसिस के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत बहुत शॉर्ट में। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर समझो ये एपिथेलियम रप्चर हुआ अपना। तो यहाँ पे जब एपिथेलियम रप्चर हुआ तो सबसे पहले स्टेप में तो बॉडी क्या करती है? यहाँ पर करती है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि क्या हो गया कि जो ब्लड वेसल होगी उस ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी उसका डायमीटर रिड्यूस होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे पहुँच रहा है वो अमाउंट ऑफ ब्लड रिड्यूस हो जाएगा, ताकि हम ब्लड लॉस को रिड्यूस कर सकें। उसके जस्ट बाद में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में प्लेटिलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। प्लेटिलेट प्लग का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्लेटिलेट्स होंगे ये प्लेटिलेट्स आकर इस इंजर्ड पार्ट पर यानी ब्लड वेसल के अंदर ही एक प्लग का फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाए। और तीसरा पार्ट जिसको आप कहते हो ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। उस ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ पर प्रॉपर फिब्रिन फाइबर्स आकर यहाँ पर जमा हो जाएंगे, जिससे पूरा का पूरा जो एंडोथेलियम है वो क्या हो जाए? रिपेयर। यानी ब्लड कोएगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ हीमोस्टेसिस। ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर हीमोस्टेसिस और ब्लड कोएगुलेशन में क्या डिफरेंस है। तो हीमोस्टेसिस इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं, जबकि ब्लड कोएगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ हीमोस्टेसिस। चलिए फिर एंड करने से पहले ये जो 5 मैंने टर्म्स आज डिस्कस किए उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, और आपको कमेंट सेक्शन में आकर इनके आंसर्स बताने। इन केस आपको अगर इनके आंसर्स नहीं मिलते हैं, आपको कोई सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस सारे इसी वीडियो से रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो हमने रास मैकेनिज्म की बात की, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात की, जो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, उसमें रेनिन के अलावा दूसरा हार्मोन कौन सा यूज होता है? ठीक है, रेनिन किडनी वाला हार्मोन हमने डिस्कस किया। इस रेनिन के अलावा एक और हार्मोन है जो कि रास मैकेनिज्म का पार्ट है, आपको उस हार्मोन का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन, हमने कहा कि किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है रेनिन। आपको मुझे ये बताना है कि क्या किडनी रेनिन के अलावा कोई और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, और अगर करती है तो वो हार्मोन्स कौन से हैं? तीसरा क्वेश्चन है कि अगर इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करती है, हमने बात की थी कि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल घटाती है, तो ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं? तो आपको उन हार्मोन्स के नाम बताने हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हमने बोला कि पैंक्रियाज में 3 सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं, तो बाकी के जो 2 सेल्स हैं वो कौन से हार्मोन्स बनाते हैं? और पांचवा क्वेश्चन है कि हमने ब्लड क्लॉटिंग पे बात की, तो आपने ज़रूर एक जेनेटिकल डिसऑर्डर हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा होगा। आपको मुझे ये बताना है कि उस हीमोफीलिया में क्या चीज़ बढ़ती है, ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम, या दोनों? तो दीज आर माई क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर उन टर्म्स पे बात करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।